क्लास 11th तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं। तो क्लास 11th का जो अभी हम कोर्स करा रहे हैं वो है इलेक्टिव का। तो इलेक्टिव का जो कोर्स चल रहा है उसमें सबसे पहले हमने बुक ली है अपनी अंतरा, और इस अंतरा बुक में पहला जो हमारा खंड चलता है वो है गद्य खंड। गद्य खंड के बाद हमारा काव्य खंड आता है। तो गद्य खंड के अब हम सेकेंड लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं, वो है उसकी माँ। ये एक कहानी है जो लिखी गई है पांडे बेचन शर्मा जी द्वारा, जिनका उपनाम है उग्र। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कहानी काफ़ी कुछ हमें बताएगी इमोशंस के साथ में। हम्म तो चलिए देखते हैं आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले लेखक परिचय, फिर पाठ की रूपरेखा और फिर उसके बाद पाठ का सार। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे पहले हमारे पास आ रही है वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जीवन परिचय, कि उनका आखिर जीवन कैसा रहा, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी कृतियाँ क्या रही, ये सभी कुछ। ठीक है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जन्म 1900 में हुआ और 1987 में इनका 1967 में इनका जो है देहावसान हुआ। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के सुदूर नामक ग्राम में हुआ था। तो जो इसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है वो उनका जन्म तारीख, और ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, जिला मिर्ज़ापुर याद रखिएगा। ठीक है, इनके पिता का नाम बैजनाथ पांडे था तथा माता का नाम जयकली था। इनके पिता तेजस्वी, सतोगुणी और वैष्णव हृदय के ब्राह्मण थे। तो समझ में आया, ब्राह्मण संप्रदाय से इनका जन्म हुआ। उनकी माता ब्राह्मण होने के बावजूद परम उग्र, कराल, शतराणी स्वभाव की थी। अब ब्राह्मणी का मतलब होता है सौम्य, बहुत ही उदार, लेकिन यहाँ पर इनकी माता का जो स्वभाव था वो थोड़ा उग्र था। जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा गुस्सा करने वाली जो लेडीज़ होती हैं। और छत्राणी स्वभाव का मतलब कि जो आप कह सकते हैं कि युद्ध कला वगैरह में कौशल रखने वाली जो स्त्री थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनकी शिक्षा व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई। अब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो एक सुचारू ढंग से जो एक सीक्वेंस से जो आपकी पढ़ाई होती है वो ये हो नहीं पाई। इसके बाद भी अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने अपने समय के अग्रणी गद्य रचना कर्मियों के बीच अपना स्थान बनाया। अपने तेवर और शैली के कारण वे अपने समय के चर्चित लेखक रहे। महाकवि निराला की तरह उन्हें भी पुराण पंथियों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, चेंजेस अगर कोई करता है तो उसे थोड़ा सा विद्रोह सहना पड़ता है, और ख़ास तौर से उन लोगों के सामने जो इस तरह के काम को करते हुए आ रहे थे। ठीक है ना, तो अब हमने देखा कि जिस तरीके से निराला जी ने जो है बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को समझा, जाना और उनमें चेंजेस किए, वही चीज़ चेंजेस इन्होंने भी अपनी लेखन शैली में किया। तो जो परंपरागत ढंग से लेखन शैली करते आए उन्होंने इनका विरोध किया था। आज विश्वामित्र, स्वदेश, उग्र, वीणा, स्वराज्य और विक्रम के संपादक रहे। तो ये पत्रकारिता क्षेत्र में भी रहे, किंतु मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में इनकी विशेष पहचान है। उनकी मृत्यु सन 1967 में दिल्ली में हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं। उग्र जी ने अनेक कृतियां साहित्य को दी, किंतु उनका प्रसिद्ध उपन्यास चॉकलेट तथा उनकी आत्मकथा अपनी खबर अत्यधिक चर्चित रचनाएं हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। अब इन्होंने अलग अलग विधाओं में कार्य किया है, तो हम विधा के अकॉर्डिंग ही इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं कहानी संग्रह पर। पंजाबी की महारानी रेशमी, पोली इमारत, चित्र विचित्र, कंचन सी काया, कालकोठरी, ऐसी होली खेलो लाल, कला का पुरस्कार। तो ये सभी इनके क्या हैं, कहानी संग्रह हैं। फिर उसके बाद आते हैं इनके द्वारा लिखित उपन्यास। चंद्र हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल, मनुष्यानंद जूहू, फागुन के दिन 4, जी 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 जी, घंटा, शराबी, सरकार, तुम्हारी आंखों में, कढ़ी में कोयला। और फिर उसके बाद आता है आत्मकथा। इनकी जो आत्मकथा रही वो थी अपनी खबर। नाटक है इनके महात्मा ईशा, गंगा का बेटा, अन्नदाता, माधव महाराज, चुंबन आवास। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके व्यंग पे, नेता का स्थान। और फिर इन्होंने आलोचनाएं की हैं, तुलसीदास आदि अनेक आलोचात्मक निबंध लिखे हैं।
अन्य है इनके गालिब उग्र उम्र का परिशिष्ट, संपादक भवदेव पांडे। ठीक है, तो ये जो उग्र का परिशिष्ट है इसके संपादक रहे हैं भवदेव पांडे जी। निबंध इन्होंने लिखा है, उम्र को फांसी दी जाए, क्या यह सच है, कसौटी, कुछ साहित्यिक बम गोले और चॉकलेट आंदोलन। ठीक है, तो ये क्या थे, इनके निबंध थे जिसमें चॉकलेट आंदोलन बहुत फेमस हुआ। काव्य खंड है ध्रुवधारा और कविता है ध्रुव चरित्र। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इस पाठ की रूपरेखा, यानी कि उसकी माँ जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर एक्चुअल में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, उसकी माँ कहानी देश की दुर्व्यवस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत करती है। युवा पीढ़ी देश की दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानती है। ठीक है, युवा पीढ़ी का कहना है यहाँ पर इस पाठ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जो देश में दुर्व्यवस्था चल रही है उसका काफ़ी हद तक जिम्मेदार जो है वो शासन तंत्र अर्थात सरकार है तथा इसे उखाड़ फेंकना चाहती है। दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में अपना योगदान भी इस पीढ़ी का सपना है। वास्तविकता में निश्चिंत युवा पीढ़ी जानती है कि लोगों का शोषण करना तो व्यवस्था का नियम है, यानी कि ये जो व्यवस्था है वो किसी न किसी तरीके से आम व्यक्ति का शोषण करती है। एक ओर जहां नई पीढ़ी बदलाव के लिए संघर्षरत है तो दूसरी ओर पूर्ववर्ती पीढ़ी बुद्धिजीवी का आवरण ओढ़े राज्य सत्ता के शोषण के प्रति मौन धारण किए हुए। समझ में आया? युवा पीढ़ी चाहती है कि ये जो पुरानी रीढ़ियां जिस तरीके से शासन तंत्र चल रहा है उसे हम बदल दें और नया चीज लेके आए, लेकिन उसी जगह जो पुरानी पीढ़ी है वो बुद्धिजीवी है और राज्य सत्ता पर बैठी हुई है, वो उसमें इस तरीके के बदलावों को बर्दाश्त नहीं करती है। दोनों पीढ़ियों के मध्य खड़ी वह माँ की ममता उस बेटे को भरसक प्रयास के बावजूद बचा नहीं पाती और अंत में स्वयं ही भी दम तोड़ देती है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे ना उसकी माँ, ये आज़ादी के समय की कहानी है। उग्र जी का मुंह बोला हम भतीजा कह सकते हैं, उसकी कहानी है कि वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से वो आंदोलन में भाग लेती है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है और कितनी जद्दोजहद उसकी माँ करती है, अपना सब कुछ बेच के ख़त्म कर देती है, लेकिन अपने बेटे को बचा नहीं पाती और अंत में खुद भी अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पाठ का सार शुरू कर रहे हैं। उसमें लेखक द्वारा अपना समय व्यतीत करने की चेष्टा करना। लेखक यानी कि हमारे पांडे बेचन शर्मा जी। लेखक दोपहर के भोजन के पश्चात जरा आराम करके उठता है। ठीक है, भोजन के बाद जैसे आराम करने की लोगों की आदत होती है उस तरीके से उसका समय नहीं कट रहा है और वह ऊब रहा है। लेखक अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा अलमारियों में सजी पुस्तकों को निहारता है। तो पढ़ने लिखने का कमरा क्या हुआ आपका? लाइब्रेरी। और वहाँ पर वो समय काटने के लिए पुस्तकों को उलट पलट रहा है, देख रहा है कि भाई क्या पढ़ा जाए। उसने सोचा किसी महान लेखक की कोई कृति पढ़कर समय बिताया जाए, परंतु उसके पास इतने सारे महान लेखकों की कृतियां हैं कि वह निश्चय ही नहीं कर पाता कि किस लेखक को पढ़े। केवल उनके नाम पढ़ पढ़कर ही परेशान हो गया। अब कहते हैं ना, जब हमारे पास वेरिएशन होते हैं तो उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। खासतौर से आप लोग के पास अगर कपड़े हों तो देखिएगा, इसमें यहाँ पर कंडीशन दिखाई जा रही है लेखक के साथ में। लेखक क्या है, बहुत सारे लेखकों की, महान लेखकों की उनके पास कृतियाँ हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किस कृति को पढ़ें, बहुत कन्फ्यूज़ है। चलिए आगे देखते हैं। लेखक के घर पुलिस पति का आना। पुलिस पति यानी कि जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट होते हैं उनको पुलिस पति उस समय कहा जाता था। लेखक अपने पढ़ने की किसी महान कृति को ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसे मोटर की पो सुनाई दी, यानी कि घर के अंदर कोई गाड़ी दाखिल हुई, उसके हॉर्न की आवाज़ आई। लेखक को लगा कि उसका कोई मित्र आया है। जब नौकर ने सलाम कर आने वाले का कार्ड दिया, अब नौकर आया, नौकर ने जो है लेखक को सलाम किया और कार्ड दिया कि भाई कौन आया है, तो पता चला पुलिसपति आए हैं, यानी कि पुलिस से बड़े अफसर आए हैं। लेखक कुछ घबराता है। अब चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था तो इस तरीके से पुलिस का घर आना कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा घबराहट पैदा करता है कि आखिर क्या कारण है। पुलिसपति अपने बेवक्त आने पर लेखक से क्षमा मांगता है कि माफ़ करिए कि हम बेवक्त आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। पुलिसपति एक तस्वीर निकालकर पूछता है, ये कौन है, इसे आप पहचानते हैं? लेखक तस्वीर देखकर लाल को पहचान लेता है। जिसकी तस्वीर दिखाई गई उसका नाम लाल है। ये कहानी उसी लड़के लाल पर ही बेस्ड है, ध्यान रखिएगा।
जो उसके बंगले के सामने वाले 2 मंजिला घर में अपनी माँ जानकी के साथ रहता है। कहाँ रहता है वो? जहाँ लेखक का घर है उसके सामने एक घर है जो 2 मंजिला है, और उसी में वो अपनी माँ जानकी के साथ रहता है। लाल की पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब लेखक को सुपरिटेंडेंट ने दिखाया, पुलिस ने दिखाया कि भाई आप इसको जानते हैं। अब लेखक, ये लाल है कौन, अब ये हमें पता करना है। लेखक लाल को बचपन से ही जानता था। 7-8 वर्ष पहले लाल के पिता का देहांत हो चुका है। उनका नाम रामनाथ था। वह लेखक की जमींदारी के मुख्य मैनेजर थे। तो समझ में आया, लेखक हमारे जमींदार हैं, इसीलिए पुलिस, अंग्रेज पुलिस जो है वो इतनी ही अच्छे तरीके से उनसे पेश आ रही है और उनसे पूछने के लिए आई हुई है। अब जो लाल है उनके पिता का नाम है, नाम मतलब 7-8 साल पहले वो गुजर चुके हैं, रामनाथ था। और रामनाथ जो है वो लेखक की जमींदारी के मैनेजर थे। इसी लिहाज से लेखक बेटे को जानते हैं, लाल को। अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं। पिताजी खत्म हो गए, माँ बेटे बचे हैं। रामनाथ के ने लेखक के पास कुछ हजार रुपए जमा किए हुए थे, जिससे अब तक उनका गुजर बसर हो रहा था। तो रामनाथ जो उनके यहाँ मैनेजर था, उसने कुछ पैसे डिपॉजिट किए थे और इसी में इन दोनों माँ बेटे का गुजारा अभी तक चल रहा था। लाल लंबा, सुडौल, सुंदर व तेजस्वी युवक था तथा कॉलेज में पढ़ रहा था। जानकी यानी कि लाल की माँ को आशा है वह 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। पुलिस सुपरिटेंडेंट को यह सब बताने के बाद लेखक को उत्सुकता हुई कि वह लाल के बारे में क्यों पूछ रहा है। अब चूंकि पुलिस सुपरिटेंडेंट आया था, उन्होंने तस्वीर दिखाई कि भाई आप इसको जानते हैं, तो लेखक ने पूरी बात बताई कि हाँ ये मेरे प्रॉपर्टी के मैनेजर थे रामनाथ, उनका पुत्र है और उनके घर का गुजर बसर हमारे यहाँ से चलता है क्योंकि उनके पिताजी ने कुछ पैसे हमारे यहाँ डिपॉजिट किए थे। सामने वाले घर में रहते हैं, दोनों माँ बेटा हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने पुलिस पति को बता दी। अब उन्होंने पूछा कि आखिर भाई इस लड़के को क्यों खोजा जा रहा है। उत्सुकता हुई कि वह लाल के बारे में क्यों पूछ रहा है, परंतु पुलिस पति ज्यादा कुछ ना कहकर लेखक को इस परिवार से सतर्क रहने के लिए कहता है। अब वो अंग्रेज पुलिस अफसर जो आया था उसने कहा, उसने कुछ नहीं बताया कि भाई क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाँ उसने इतना जरूर बताया कि इस व्यक्ति से आप सावधान रहिएगा। ठीक है, इस व्यक्ति से और इसके परिवार से सावधान रहिएगा। अब आते हैं लेखक द्वारा लाल को सलाह देना। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज पुलिस पूछने आई है तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेखक लाल से कहता है कि तुम सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। अब पुलिस आई थी तो उनको तो समझ में आ गया कि भाई ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से पुलिस उनको ढूंढ रही है। तो वो समझाते हैं, क्योंकि भाई उनके मैनेजर का बेटा है तो समझाना उनका फर्ज बनता है, तो वो समझाते हैं। इस पर लाल सफाई देता है कि वह किसी षड्यंत्र में नहीं है, पर उसके विचार अवश्य स्वतंत्र है, यानी कि वो षड्यंत्र नहीं रच रहा, लेकिन हाँ वो स्वतंत्र है। इसका मतलब वो स्वतंत्र, अपने भारत की स्वतंत्रता के प्रति कार्यरत है। वह देश की दुर्व्यवस्था पर, इस पशु हृदय परतंत्र पर उबल उठता है। क्या बता मतलब, अब चूंकि अब अंग्रेज सरकार की बात निकली है तो उसका शासन तंत्र कैसा था, जैसे कि पशुओं पर शासन किया जाता है, उसकी दुर्व्यवस्था पे वो तुरंत खौल उठता है। लाल की बात सुनकर लेखक कहता है, तुम षड्यंत्र विद्रोह में नहीं हो, पर यह बकबक क्यों? अगर तुम षड्यंत्र नहीं रच रहे हो तो तुम इतना गुस्सा होकर क्यों बोल रहे हो? इससे फायदा, तुम्हारी इस बकबक से ना तो देश की दुर्दशा ही दूर होगी और ना ही उसकी पराधीनता। यानी कि तुम जो इतना उग्र हो रहे हो, तुम इतना जो बोल रहे हो, इससे फायदा क्या है? तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो, इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। देखिए, जो लेखक का मानना था अपनी जगह सही था। हम पहले काबिल बन जाएं और तब हम काबिलियत के साथ किसी चीज़ के लिए अगर लड़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी और कारगर होती है। लेकिन लाल अभी उतना काबिल नहीं था कि वो सोच समझ के अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ काम कर पाता। ठीक है, तो वही चीज़ उन्होंने समझा रहे थे कि भाई अभी तुम्हारा टाइम है पढ़ने का, पढ़ो और उसके बाद जब थोड़ा सा समझ आ जाए तब तुम देश के लिए काम करना। मैं तुम्हारा चाचा ही नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगता है। यानी कि लाल को देखते ही उन्हें रामनाथ, अपने मैनेजर की याद आ जाती है। तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है कि तुम्हें अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी बूढ़ी माँ को क्या होगा।
भला मैं तुम्हें बेहाथ यानी कि अनुशासनहीन कैसे होने दे सकता हूँ। यानी कि अब अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी सरपरस्त नहीं है तो मैं उस सरपरस्त की हैसियत से तुम्हें समझाता हूँ कि इस तरीके का अनुशासनहीन जीवन मत जियो, इसके खामियाजा हो सकता है। लाल की माँ भी लेखक का समर्थन करते हुए कहती, अब लाल की माँ भी उस समय वहां मौजूद थी, उन्होंने कहा कि हाँ भाई लेखक जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। चाचा जो कहें मान जा बेटा, यह तेरे भले के लिए कह रहे हैं। माँ भी जानती थी, भाई वो लोग अनुभवी थे, उन्हें इस चीज का अंदाजा था कि जो हो रहा है वो उस परिस्थितियों को कैसे सुधारा जा सकता है। लेखक तथा लाल के बीच मतभेद। अब चूंकि लेखक उन्हें समझा रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा मतभेद होना लाजमी था। लेखक तथा लाल के बीच शासन प्रणाली को लेकर मतभेद होता है। लाल लेखक से कहता है, इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। अब चूंकि वो जमींदार थे और ये एक क्या कहते हैं जमींदार के नौकर का बेटा था, तो ये इसलिए उन्होंने अलग अलग सिरों की बात करी। आप कट्टर राजभक्त हैं यानी कि अंग्रेजी शासन के भक्त हैं और मैं कट्टर राज विरोधी। आप पहली बात को उचित समझते हैं, आप पहली बात को यानी कि राजभक्ति जो है वो उचित है कुछ कारणों से, मैं दूसरी की को दूसरे कारणों से, यानी कि मैं राजविद्रोह को सही समझता हूँ, मेरे कारण दूसरे हैं। आप राजभक्त हो इसलिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आप पूरी तरीके से बद्ध हो, मैं नहीं मानता ये। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए और मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, उन्होंने बोला आप जमींदारी नहीं छोड़ सकते तो मैं विद्रोह नहीं छोड़ सकता, मुझे अपना देश स्वतंत्र चाहिए। यह सुनकर लेखक ने लाल से पूछा कि क्या कल्पनाएं, जरा मैं भी तो सुनूं। तो उसने बोला मेरी जो कल्पनाएं हैं इनकी वजह से मैं अपना राजविद्रोह नहीं छोड़ सकता। तो लेखक कहते हैं मुझे सुनाओ कि भाई तुम्हारी कल्पनाएं क्या है। सुनो कि आजकल के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं कि भाई तुम कॉलेज में आए हो तो किस तरीके के सपने बुन रहे हो, उनका धरातल है भी कि नहीं कि सिर्फ वो हवाई किले हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता है हो उसका सर्वनाश हो जाए। मैं चाहता हूं ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा हाथ भी हो, यानी कि जो राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे शासन तंत्र का नाश हो जाए और उसको नाश करने में मेरा हाथ हो, मतलब मैं भी उसका भागीदार बनूं। लेखक कहता है कि तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं यानी कि कमजोर हैं, इनमें उलझोगे तो चरमरा हो उठेंगे, नष्ट हो जाओगे। इसके विरोध में लाल कहता है कि चाचा जी नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। उसने बोला कि भाई तुम कमजोर हो, दुर्बल है तुम्हारे हाथ, तो उन्होंने पढ़ लिख कर अपने हाथों को मजबूत करने की बात करी। मजबूत कर लो फिर शायद लड़ो तो ज्यादा अच्छा है। उसने बोला कि भाई तुम नष्ट हो जाओगे, बोला कि भाई इस शासन तंत्र का तो नियम है नष्ट हो जाना। जो संवारा गया वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी बुझाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्त्र बुझाओं की सखियां हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो षड्यंत्र तथा विद्रोह के साथ साथ हत्या करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। तो यहाँ पर लाल खुलकर अपनी मंशा को बता देता है कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मुझे कुछ भी करना पड़े मैं अवश्य करूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या, लेखक द्वारा लाल और उसके मित्रों के बारे में सूचना प्राप्त करना। अब लेखक जो है सिर्फ लाल के बारे में नहीं, अब उसके जो मित्र हैं उनके बारे में भी वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसके मित्र हैं कौन। ठीक है, क्या कहता है, एक दिन लाल की माँ लेखक की पत्नी से मिलने उसके घर आती है। तब लेखक जानकी से पूछता है कि लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में, कि भाई उसके मित्र कौन है। इस पर जानकी कहती है मैं क्या जानूं बाबू, मगर वे सभी मेरे लाल की ही तरह मुझे प्यारे दिखते हैं। सब लापरवाह हैं, वे इतने हंसते गाते और हो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ। भाई घर में शोर होता है तो माँ को अच्छा लगता है, चहल पहल बनी हुई है। लाल की माँ लेखक को बताती है कि उनमें एक लड़का बहुत ही हंसोड़ है यानी कि हंसमुख है, खूब तगड़ा और बली दिखता है, मुझे भारत माता कहता है, तू बूढ़ी व बूढ़ी कहकर मेरी भारत माता से तुलना करता है। कि अब उसके दोस्त आ रहे हैं वो किस तरीके से बातें करते हैं ये वो बता रही है।
वह आगे कहती है, महीना भर पहले की बात है, एक लड़का कह रहा था पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, यानी कि सिर्फ संदेह के माध्यम होने पर ही बच्चों को बहुत पीटा जाता है। त्रास देना मतलब तकलीफ देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है। तो जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ये लाल की माँ जो है वो लेखक को बता रही है। इतने में दूसरा उत्तेजित होकर बोला, अजी ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, हमारी बरबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़े और खड़े हैं। उफ, इस देश के लोगों के हिये की आंखें मुंद गई हैं। उन्होंने बताया, भाई अंग्रेज तो थे ही कितने अत्याचारी, वो क्या कहते हैं क्रांतिकारियों को तो तोप के सामने उड़ा देते थे, है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि भाई हमारे देश के जो लोग हैं बहुत सारे जिनके पास पावर है, उन्होंने अपनी आंखों को मूंद रखा है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी अपनी आत्मा की चिता संवारे फिरते हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी शरीर सब बचा रहे, इसलिए इन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है। नाश हो इस परतंत्रवाद का, यानी कि अंग्रेजी शासन का। तीसरे ने कहा, लोग ज्ञान न पा सके इसीलिए इस सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको पीढ़ी को अज्ञान बनाना है आगे तक, तो सबसे पहले पढ़ाई नीति पर जो है वो हमला कीजिए। तो एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई कराई जाती थी उसमें इस तरह की चीज़ों का पूरी तरीके से विद्रोह होता था। लोग वीर और स्वाधीन न हो सके इसलिए अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीति मर्दक कानून गढ़े गए। नए नए नीतियां, नई नए कर, नई नई चीज़ें लगाई जाती थी ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप में पहले ही चूर हो जाए, तो वो उठ ना खड़े हों। गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पले हुए पशुओं को शराब से, कबाब से मोटा ताजा रखती है ये सरकार। गरीबों से चूसती है और अपनी सेना को खूब खिला पिलाकर तगड़ा करती है। धीरे धीरे जोंक की तरह हमारे धर्म, प्राण और धन चूसती चली जा रही है। अब ये आप देखिए कि अंग्रेज़ों से आने से पहले हमारे देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन उसके बाद से तो हमारे देश की सारी धन संपदा को वो चूस कर लेकर चले गए। यहाँ के लोगों की पीढ़ी, यहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा गरीब कर गए कि बेचारों के लिए खाने पीने ओढ़ने तक की चीज़ें नहीं थी। यह शासन प्रणाली, ऐसे में अंट संट ये बातूनी बका करते हैं बाबू। अब माँ बता रही है कि इसी तरीके की बातें जो हैं ये बच्चे किया करते हैं। चार छोकरे जुटे तभी यही चर्चा होती है, चार जुटे नहीं लड़के कि इस तरह की ही बातें होने लगती हैं। लाल के साथियों का मिजाज भी उसी का अल्लड़ बिहल्लड़ मालूम होता है। बच्चे हैं, अल्लड़ तो होगा ही। लेखक लाल की माँ से कहता है, ये बुरा है, उन्हें समझाओ तुम, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं ये उनके अंदर विद्रोह को पनपा रहा है, जो सही नहीं। अंग्रेजी सरकार को इस चीज़ का पता लग चुका है और वो कभी भी एक्शन ले सकती है, इस बात से वो चिंतित थे। लाल व उसके मित्रों की गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए क्या है, लेखक जमींदारी की कुछ जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गया। लौटने पर लेखक की पत्नी ने उसे बताया कि वही हुआ जिसका तुम्हें डर था। कल पुलिस ने एक पलटन ने लाल के घर घेर लिया। 12 घंटे तक तलाशी हुई। लाल और उसके 12-15 साथी सभी पकड़ लिए गए हैं। उसके घरों से भयानक भयानक चीज़ें मिली हैं। उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र पाए गए हैं। सुना है उन पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज उलटने की चेष्टा आदि अपराध लगाए गए हैं। तो भाई अंग्रेजी सरकार को अगर शक भी है तो भी इस हैसियत से वो लोगों के यहाँ जो है वो दबिश देती थी, और यही हुआ। अब आते हैं जानकी का साहस व ममतामयी स्वरूप। अब जानकी अर्थात लाल की माँ। अब बच्चा तो पकड़ लिया गया, दुर्दशा तो माँ की हुई। जानकी पूरी कहानी में अपने सहज सरल भाव के कारण कहानी के केंद्र में रहती है। अब आप ये देखेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही है उसकी माँ, तो लाल की गिरफ्तारी के बाद अब अपने बच्चे को लेकर जो है चीज़ें करना, उसको छुड़ाने की कोशिश करना, चिंता रहना, ये सारी चीज़ें अब उसकी माँ के ऊपर आ गई। लाल व उसके मित्रों की गिरफ्तारी के पश्चात उसका साहस व धैर्य बना रहता है। लेखक की पत्नी द्वारा बुलाने पर वह उनके घर नहीं जाती है, कि भाई वो बुलाती हैं लेकिन वो नहीं जाती है, बल्कि नौकर से कहलवा देती है कि पराठे बना रही हूँ, हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो वे बिगड़ैल बच्चे हवालात में मुरझा जाएंगे। वो जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने जो हवालात में जो बच्चे बंद हैं उनके लिए खाना बना रही थी।
जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मन यह सरकार उन्हें भूखा मार डालेगी, मगर मेरे जीते जी ये नहीं होने दूंगी। बूढ़ी जानकी लोटा थाली जेवर आदि बेच बेच कर सुबह शाम उन बच्चों को भोजन पहुंचाती है। भाई पैसे तो उसके पास थे नहीं, तो वो क्या करती थी, अपने बच्चों को अच्छा खाना देने के लिए उसके पास जितना कुछ था वो सब कुछ बेचती जा रही थी और बच्चों की सेवा में उनको खिलाती जा रही थी। फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोरती और वकीलों से भी जो है हंस हंस कर बात करती कि नहीं आप छुड़ा दीजिए, भीख मांगती, पैसे देती, गिड़गिड़ाती, कहती सब झूठ है, ना जाने कहाँ से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घरों में पैदा कर दी। तो उसका मानना था कि हमारे घर में ये चीज़ें नहीं थी, पता नहीं कहाँ से आ गई। वे लड़कों को केवल बातूनी है। हाँ, मैं भगवान का चरण छू कर कह सकती हूँ तुम जेल में जाकर देख आओ वकील बाबू, भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं। वह सूख कर कांटा हो गई है, कमर झुक कर धनुष सी हो गई है, यानी कि जैसे झुके हुए लोग होते हैं ना उस तरीके की हो गई है। आंखें निस्तेज हैं, कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या गार्ड झुंझलाकर उसे झुड़क देते हैं, धकिया देते हैं, मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना उसने बंद ना किया। उसे पूर्ण विश्वास था कि फिर वे लड़के घर में लाल के साथ आएंगे और उसे माँ कहकर बुलाएंगे। अब उसके बच्चों को पकड़ लिया गया था, तो अब अपने बच्चों की सेवा करना, उनको छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करना, ये सारा काम करने में वो लगी हुई थी। उसे विश्वास था कि जो है उसके बच्चे वापस आ जाएंगे और वापस से जैसे घर में हंसी मजाक होता था उसी तरीके से होगा। लाल व उसके मित्रों की निडरता। जानकी की कमर उस दिन टूट गई जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उस बड़ंग लठैत तथा 2 और लड़कों को फांसी और 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की कड़ी सजा सुना दी। यानी कि अदालत ने उन्हें फांसी सुना दी और कुछ जो कम अपराधी बच्चे थे उन्हें 7 से 10 साल की सजा दी। वह अदालत से बाहर झुकी खड़ी थी, बच्चे बेड़ियां बजाते मस्ती से झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बगड़, उसमें से एक लड़के का नाम था बंगड़, की नज़र उस बुढ़िया पर पड़ी। उसने कहा, अरे हमें तो हलवा खिला खिला कर तूने गधा सा तगड़ा कर दिया, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहें, मगर तू स्वयं सूख कर काटा हो गई। मतलब कि तुमने सब कुछ मुझे तो खिला दिया, हम लोग को तगड़ा कर दिया, लेकिन खुद तुम क्या हो गई, एकदम सूख कर काटा। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? लाल कहता है, तू भी जल्द वहीं आना, यानी कि हम लोग को तो फांसी हो गई है, हम लोग तो जा रहे हैं, हम यानी कि स्वर्ग मर कर जाएंगे, तुम भी जल्दी वहां पर आना। हाँ, हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी ही देर का रास्ता है माँ, एक सांस में पहुंचेगी, वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दौड़ते रहेंगे। उन सबको फांसी हो चुकी थी, लेकिन उन लोगों को फांसी का डर नहीं था और उस माँ को के दिल को तसल्ली देते हुए कह रहे थे, यहाँ नहीं तो वहाँ जरूर मिलेंगे। लाल के हस्ताक्षर देखिए क्या है। लाल और उसके मित्रों की गिरफ्तारी के पश्चात शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की मां से मिलने से डरता था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर इनकी मां से मिलेंगे तो अंग्रेजी सरकार की नज़र कहीं ना कहीं हम पर होगी और इसी तरह की कार्रवाई हम पर भी हो सकती है। उसे रास्ते में देख कर जाने पहचाने बगले झांकने लगते थे। लोग उससे मिलना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे, बोलना नहीं चाहते थे, इधर उधर हो जाते थे। लेखक स्वयं भी उससे दूरी बनाए हुआ था, क्योंकि वो खुद एक जमींदार थे। अगर लेखक उनसे बातें करता तो अंग्रेजी सरकार कहीं ना कहीं उनसे भी खफा हो जाती। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता, विद्रोही की मां से संबंध रखकर। लेखक ने अपने पुस्तकालय में एक पुस्तक देखी जिस पर लाल के हस्ताक्षर थे। उसे याद आया, 3 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को लाल मांग कर ले गया था। उसने रबड़ यानी कि इरेजर से अपना नाम मिटा दिया, उसका नाम मिटा दिया। लेखक को डर था कि एक अपराधी के संबंध रखने के कारण कहीं मैं भी ना फंस जाऊं, तो उसमें जो उसने सिग्नेचर किए थे, तो लेखक ने एक इरेजर लिया और उस हस्ताक्षर को मिटा दिया, उस नाम को मिटा दिया। ऐसा ना हो कि अंग्रेजों के पास अगर ये पुस्तक लग गई तो वो हमें भी पकड़ लेंगे कि भाई ये विद्रोही का साथी है। लेखक द्वारा लाल का पत्र पढ़कर उसकी मनोस्थिति, यानी कि लेखक ने लाल का पत्र पढ़ा और उसकी मनोस्थिति क्या हुई लेखक की। जानकी लेखक के पास लाल द्वारा लिखा पत्र पढ़वाने के लिए आती है। लाल ने जो है जेल से एक पत्र अपनी माँ को लिखा था। वह लाल का अंतिम पत्र था, क्योंकि उसके बाद उसे फांसी हो जाती है, जिसे पढ़कर लेखक का कलेजा रूखा हो गया था।
कांपते हाथ से पढ़ने के बाद पत्र उसने एक भयानक भयानक लिफाफे में भर दिया। लेखक की पत्नी की विकलता हिचकियां पर चढ़कर कमरे को करुणा से कांपने लगी। यानी कि जब वो पत्र पढ़ा गया तो लेखक की वाइफ भी जो है वो रोने लगी थी और उसे हिचकियां आने लगी। मगर वह जानकी ज्यों की त्यों लकड़ी पर झुकी पूरी खुली और भावहीन आंखों से लेखक को देखती रही। यानी कि वो लेखक पत्र पढ़ रहा था और जानकी जो है वो खुली आंखों से देख रही थी, कोई भाव नहीं था, मानो वह कमरे में थी ही नहीं। तत्पश्चात बिना कुछ कहे कमरे के फाटक को बाहर हो गई। पूरा पत्र पढ़ा और उसके बाद वो कमरे से बाहर चली गई, डुगुर डुगुर लाठी टेकती हुई। यह देखकर लेखक शून्य सा हो गया, धम से कुर्सी पर गिरा, माथा चक्कर खाने लगा। उस पाजी ई के लिए नहीं, इस क्रूरता के लिए भी नहीं, उस बेचारी भोली बूढ़ी जानकी लाल की माँ के लिए। यानी कि वो किसके लिए परेशान थे? उस माँ के लिए, जिसने इतनी कोशिश करी थी अपने बच्चे को बचाने के लिए। लेखक को लाल की माँ के कराहने का आभास होता है। वह भ्रममान सोचने लगता है, आह वह कैसी स्तब्ध थी। उतनी स्तब्धता किसी दिन प्रकृति को मिलती तो आंधी आ जाती। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और दुख इतना था कि उसे रिएक्शन करने का भी वक्त नहीं था। समुद्र पाता तो बौखला उठता। रामनाथ के मरने पर भी उस तरह नहीं विधियाई थी जैसे साधारण स्त्रियां ऐसे अवसरों पर तड़पती है। यानी कि जब उसका पति मरा था तो भी उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी जैसे आज बेटे का अंतिम पत्र पढ़कर उसको हुई थी। अंधेरा धूमिल था, फीका पड़ा, मिट चला। यानी कि धीरे धीरे शाम हुई, रात हुई और फिर आ गई सुबह। उषा पीली हुई, लाल हुई। रवि रथ लेकर वहां क्षितिज से उस छोर पर आकर पवित्र मन से खड़ा हो गया। कौन? सूरज। रवि मतलब सूरज। सूरज भी आ गया। उषा काल के बाद सूरज भी आ गया। लेखक को एकाएक लाल के पत्र की याद आ रही थी। माँ, लाल की माँ का अंत। लेखक ने नौकर को लाल की माँ का हाल जानने के लिए भेजा, क्योंकि भाई उसे पता था कि भाई अब तो बच्चा बचा नहीं है, देखें भाई क्या हुआ कल। वह लौट कर आया और घबराए स्वर में बोला, हुजूर उनकी तो अजीब हालत है। घर में ताला पड़ा है और वे दरवाजे पर पांव पसारे, हाथ में कोई चिट्ठी लिए मुंह खोल मरी बैठी है। हाँ सरकार, विश्वास मानिए वे मर गई है, सांस बंद है, आंख खुली है। यानी कि उस अपने बेटे की मृत्यु होने वाली है, उसे फांसी लगने वाली थी, उसी दिन सुबह उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। ये थी उसकी माँ, लाल की माँ। तो देखा ना, स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली है। बहुतों ने अपनी जान दी है और उसके पीछे जो उनके माँ बाप थे उन्होंने तड़प कर अपनी जान दी है। तो इस कहानी ने हमें अपने स्वतंत्रता का आभास कराया है कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है। ये चीज़ हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए और इसके लिए कार्यरत रहना चाहिए। तो ये थी हमारी पूरी कहानी जिसको हमने आपको पढ़कर बताया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे गद्य खंड का आखिरी अध्याय है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, उसको लेकर आऊंगी। लेकिन ध्यान रखिए, उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।